Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Srishti from RGCSK. Today I am here with my new live session on the topic of first aid management of poisoning. In this session, you all know about what is poisoning, types of poisoning, routes of taking poison, general signs and symptoms and first aid management of poisoning. This session is very helpful for medical as well as non-medical personals. हम अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सब प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। नाउ वी आर कमिंग टू अवर टॉपिक फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ऑल टॉक्सिकोलॉजिक emergencies or poisoning are injuries or death due to swallowing, inhaling, touching or injecting various drugs, chemicals, venoms or gases। मतलब सारी जितनी भी टॉक्सिक एमरजेंसीज होती हैं या पॉइजनिंग होती हैं वो हम कभी स्वेलो कर सकते हैं या कभी इनहेल किया हो, टच कर हो गया हो हमारी बॉडी से, इंजेक्ट हो गया हो हमारी बॉडी में गलती से, तो और वो भी कौन सी चीज़ें जैसे ड्रग्स हो गई, केमिकल्स हो गए, किसी तरीके के वेनम्स हो गए या गैसेस हो गई। आगे पॉइजनिंग इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री और एक्सीडेंटल एक्सपोजर्स टू टॉक्सिक सब्सटेंस और फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस। पॉइजनिंग में हमारे जितने भी तरीके की पॉइजनिंग्स होती हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं वॉलेंट्री या एक्सीडेंटल एक्सपोजर्स होते हैं। कभी ना कभी हम चाह के या कभी एक्सीडेंटली हम उसके एक्सपोजर पे आ जाते हैं, उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पॉइजनिंग हो जाती है या पॉइजनिंग का सामना करना पड़ता है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस और फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस मींस जहरीले पदार्थ और साथ के साथ कुछ फार्माकोलॉजिकल मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस उसमें होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉइजनिंग कहते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, डेफिनेशन क्या होती है पॉइजनिंग की, मतलब क्या होता है पॉइजन। अ पॉइजन इज एनी सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस which when ingested, inhaled, absorbed, applied to the skin or produced within the body in relatively small amount causes injury to the body by its chemical action। मतलब पॉइजन मीन्स जहर ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा कोई पदार्थ जो सॉलिड फेस में हो या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट में हो, जिसे हम लोगों ने इंजेस्ट कर लिया हो, इनहेल कर लिया हो, या एब्जॉर्ब्ड हो गया हो, स्किन पे अप्लाई होने के बाद या प्रोड्यूस हुआ हो हमारी बॉडी में। जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं बाय इन अ स्मॉल अमाउंट, चाहे वो कम मात्रा में हो, जो हमारी बॉडी को इंजरी कॉज करें, जो हमारी बॉडी में इंजरी कॉज करें अपने केमिकल एक्शन से। पॉइजन आर हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड व्हेन सफिशिएंट डोजेस आर टेकिंग मे किल अ पॉइजन। पॉइजन्स जो होते हैं वो एक हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो सफिशिएंट डोज में या ज़्यादा से एक सफिशिएंट डोज में भी अगर हम लेंगे उसकी वजह से भी बॉडी या इंसान जो है वो मर सकता है, या फिर वो हम लोगों ने गलती से ले लिया हो तब भी हम उसके कांटेक्ट में आने से इंसान मर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, कुछ कॉमन पॉइजन होते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग रोज़ देखते हैं या हमारे आसपास होते हैं, जैसे कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जैसे टॉयलेट क्लीनर आ जाता है, एग्रोकेमिकल्स जिसमें हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स भी ले सकते हैं, देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैजार्डस हो सकती हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जो इंडस्ट्रीज में कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। पॉइजनस प्लांट्स, कुछ पॉइजनस प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। स्टिंग्स एंड बाइट्स, स्टिंग्स और बाइट्स मतलब जो एनिमल्स में जहर होता है उनके काटने से या उनके कांटेक्ट में आने से हमें हो सकता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कुछ हमारी बॉडी में कांटेक्ट में आने से कुछ पॉइजन क्रिएट करें या हमें पॉइजनिंग का सामना करना पड़े। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग। अब आते हैं कितनी टाइप की पॉइजनिंग होती है, कैसे कैसे पॉइजनिंग हमें हो सकती है अलग अलग प्रकार से। Poison are substance that can cause temporary or permanent damage if too much is absorbed by the body। अगर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसे एब्जॉर्ब कर ले या उसके कांटेक्ट में आ जाए तो हमारी बॉडी में ये परमानेंट या टेम्पररी डैमेज कर सकता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन आर, सबसे पहला पॉइजन है अल्कोहल पॉइजनिंग। अल्कोहल पॉइजनिंग इट कैन हैपन व्हेन समवन हैज़ ड्रंक एन एक्सेसिव अमाउंट। जब कोई इंसान या जब कोई पेशेंट पॉइजनिंग का, कब होगा अल्कोहल पॉइजनिंग का पेशेंट, जब उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लिया हो।
नेक्स्ट है स्वैलोड पॉइजनिंग। स्वैलोड पॉइजनिंग मतलब किसी ने खा लिया हो या स्वैलो कर लिया हो। व्हेन समवन इंजेस्ट पॉइजनस सब्सटेंस सच एज केमिकल, ड्रग्स, प्लांट्स, फंजाई और बैरीज, मतलब किसी ने कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया हो। अब उस पॉइजनस सब्सटेंस में कुछ केमिकल्स आ सकते हैं, ड्रग्स आ सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं कुछ पॉइजनस, फंजाई और बेरीज, कुछ भी फ्रूट्स या कुछ भी करी जैसे जंगली फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें बैरीज आती हैं, वो अगर किसी ने खा लिया हो, इंजेस्ट कर लिया हो तो वो स्वैलोड पॉइजनिंग का पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, ड्रग पॉइजनिंग। ड्रग पॉइजनिंग में होता है जब इट इज कॉज्ड बाय ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और इलीगल ड्रग्स, मतलब किसी ने अगर ड्रग पॉइजनिंग का पेशेंट है, मतलब किसी ने अगर ड्रग्स जो है वो ओवरडोज ले लिया हो या कोई इलीगल या प्रिस्क्राइब ड्रग बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लिया हो, तब उसे ड्रग पॉइजनिंग हो जाती है। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, व्हेन एनीवन ईटेड कॉन्टामिनेटेड फूड, किसी ने कोई कॉन्टामिनेटेड फूड खा लिया हो उसकी वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इट इज़ वेरी कॉमन। नेक्स्ट है इनहेल्ड पॉइजनिंग। इनहेल्ड पॉइजनिंग मीन क्या होता है, इट मे कॉज्ड बाय व्हेन समवन इनहेल two toxic gases such as methyl isocyanate, ammonia, carbon monoxide, sulfur dioxide, etc. इनहेल पॉइजनिंग में किसी ने इनहेल कर लिया हो, किसी ने सूंघ लिया हो, उसको हम लोग इनहेल पॉइजनिंग बोलते हैं। और इनहेल पॉइजनिंग में ज़्यादातर हम गैसेस ही देखते हैं, जैसे उसमें से कुछ गैसेस यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं, लाइक मिथाइल आइसोसाइनेट, बहुत बड़े इसकी एक ट्रेजिडी भी थी, भोपाल गैस ट्रेजिडी, वो इसी वजह से इनहेल पॉइजनिंग का एक केस देखा जा सकता है। नेक्स्ट के स्लाइड, नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज इंजेक्टेड पॉइजनिंग। इंजेक्टेड पॉइजनिंग में क्या होता है, आप देखिए, व्हेन समवन हैव एन एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू द वेनम ऑफ हाइमेनोप्टेरा, मींस द स्टिंग ऑफ बीज, हॉर्नेट्स एंड वास्प, दिस इज एन एक्यूट इमरजेंसी। जो आपकी इंजेक्टेड पॉइजनिंग है वो एक एक्यूट इमरजेंसी है, जिसमें हमारी बॉडी किसी सेंसिटिव, हमारी बॉडी वैसे भी बहुत सेंसिटिव होती है, और उसमें अगर किसी भी तरीके के जहरीले या ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मधुमक्खी हो गई या जो वास्प होते हैं, भंवरे होते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से हमारी बॉडी में या वो कभी काट लेते हैं तो हमारी बॉडी में उनके जो वेनम होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और हमें इंजेक्टेड पॉइजनिंग के पेशेंट हो सकते हैं, और ये एक अक्यूट इमरजेंसी होती है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड पॉइजनिंग। हाउस होल्ड पॉइजनिंग मीन्स कि जब when someone may or may not be aware of consequences of eating or drinking some poisonous substances like liquid, soap, spirit, glue, nail paint remover, detergents, toilet cleaners, rat poison, etc. इसमें children are especially at risk from such material. जो हाउस होल्ड पॉइजनिंग होती है उसमें ज़्यादातर केसेस चिल्ड्रंस के देखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, और क्या पता कई बार क्या होता है, बड़ों तक को नहीं पता होता है कि इसको कभी हम इंजेस्ट कर लें या इनहेल कर लें, उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एक लिक्विड सोप, बच्चों को पता नहीं होता, वो कभी कभी खा लेते हैं या पी लेते हैं। स्पिरिट पी सकते हैं, नेल पेंट रिमूवर उसमें हो सकता है, टॉयलेट क्लीनर हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हाउस होल्ड पॉइजनिंग के हैं। नेक्स्ट स्लाइड, इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग। इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग में आते हैं, some people may be in contact with dangerous chemical or gases at their workplaces. इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग में वो लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग के शिकार होते हैं जो किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जब वो काम कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो डेंजरस केमिकल गैसेज हैं या केमिकल्स हैं उनके कॉन्टैक्ट में आने से, उन्हें इनहेल करने से, उनको वो इंजेस्ट करने की वजह से इंडस्ट्रियल पॉइजनिंग के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉमन इंडियन प्लांट पॉइजनिंग। इसमें क्या होता है, when someone if eaten or touched some certain plants around a garden as well as in wild which are dangerous and causes an allergic reaction, for example laburnum anagraedes जिसे हम हिंदी में अमलतास बोलते हैं, एट्रोपा बेलाडोना जिसे हम हिंदी में धतूरा बोलते हैं। जो कॉमन इंडियन प्लांट पॉइजनिंग है उसमें क्या होता है कि जो हमारे आसपास या जंगली कुछ ऐसे पौधे होते हैं या आसपास कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम खा लेते हैं या जिसके कांटेक्ट में या टच कांटेक्ट में आने से हमें पॉइजनिंग हो जाती है, उसे हम बोलते हैं कॉमन इंडियन प्लांट पॉइजनिंग। जिसमें हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अमलतास, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और धतूरा जिसे गलती से कभी कोई खा ले तो पॉइजनिंग का शिकार या पेशेंट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड, कॉरोसिव पॉइजनिंग। कॉरोसिव पॉइजनिंग में क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय व्हेन
समवन इंजेस्ट एसिड और एसिड लाइक सब्सटेंसेस सच एज एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट्स, अल्कलाई, कोरोसिव एटसेट्रा। कोरोसिव पॉइजनिंग में क्या होता है कि जब कोई पेशेंट या कोई इंसान किसी एसिड या एसिड लाइक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, मतलब या उसे खा लेता है या पी लेता है, स्वैलो कर लेता है, तो और वो एसिड्स कौन कौन से होते हैं? एसिटिक एसिड, उससे तो आप सब लोग काफ़ी अवेयर होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड्स है, ये सारे एसिड कोई जान के या गलती से पी लेता है तो वो कोरोसिव पॉइजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये हम लोग जो कंजम्पशन कैसे करते हैं, हाँ, ये किसी भी हम पॉइजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो कैसे उसे कंज्यूम कर रहे हैं, कैसे कैसे किस माध्यम से हम इसे ले सकते हैं। तो सबसे पहला है एक्सीडेंटली, मतलब कोई गलती से ले रहा है, बाय मिस्टेकन और इग्नोरेंस, मे बी उसने ध्यान ना दिया हो या गलती से उसने इंजेस्ट कर लिया हो या इनहेल कर लिया हो। नेक्स्ट है फॉर सुसाइडल पर्पस, सुसाइड करने के लिए, ये तो काफ़ी कॉमन है। नेक्स्ट है इंटेंशनली फॉर किलिंग समवन, इंटेंशनली आपको पता है कि इसे खाने से या इसे खिला देने से किसी की डेथ हो सकती है, इंटेंशनली आप उसके पास गए हो किसी को मारने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये आप दो तरीके के इमेजेस देख सकते हैं, सबसे पहला है एसिड, दूसरा है एल्कलाई, जो कोरोसिव पॉइजनिंग के आपके यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्होंने एसिड्स, अगर किसी ने एसिड स्वेलो किया है, कोरोसिव पॉइजनिंग में एसिड किसी ने पिया है तो वो कोरोसिव पॉइजनिंग होगी, जिसमें आपका इसोफेगस जो होगा वो पूरा का पूरा बर्न हो जाएगा, स्टमक में आपकी परफोरेशन हो जाएगी, पूरा स्टमक बर्न हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मेटल क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनर, ये सारे के सारे एसिड में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्कलाइन, अल्कलाइन अगर किसी ने पिया है, कोरोसिव पॉइजनिंग का एक साइड वो है, तो उसमें आपका भी इसोफेगस इसमें डिप्रेस्ड हो जाएगा, आपको एस्फेक्सिया का देखना पड़ेगा, स्टमक में भी आपको ये सब देखने के लिए मिलेगा। और अल्कलाई कोरोसिव पॉइजनिंग का एग्जांपल आप देख सकते हैं, वो बहुत कॉमन है, ब्लीच जिसे बोलते हैं, और डाई, ये दोनों बहुत कॉमन हैं आपके अल्कलाई कोरोसिव पॉइजनिंग के। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हम लोग रूट्स ऑफ टेकिंग पॉइजन, हम रूट्स कहाँ से हम पॉइजन ले सकते हैं या पॉइजन कहाँ से एंटर हो सकता है हमारी बॉडी में। सबसे पहला है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग पॉइजनस सब्सटेंस बाय माउथ, हम लोग मुंह से ईटिंग या ड्रिंकिंग के थ्रू हम मुंह से ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनहेलिंग हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल गैसेज, केमिकल वेपर्स और फ्यूम्स फ्रॉम फायर्स एंड एग्जॉस्ट बाय लंग्स। जो इनहेलिंग मैथड है, इनहेल अगर आप कर रहे हो, हम उसे सूंघ के नोज के थ्रू ले रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल गैसेज हो गई, उनमें कुछ एग्जाम्पल्स, केमिकल वेपर्स हो गए, फ्यूम्स हो गई, लाइक कहीं आग लगी हो तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी वो भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है और ये हमारे लंग्स को एग्जॉस्ट कर देता है। नेक्स्ट है बाय इंजेक्टिंग इनटू स्किन एज रिजल्ट ऑफ बाइट्स फ्रॉम एनिमल्स और बाय हाइपोडर्मिक सिरिंजेस, इंजेक्शन के मेथड से भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो एनिमल्स, कभी किसी एनिमल ने हमें काट लिया है तो वो कहाँ होगा, स्किन में होगा, तो बाय रिजल्ट एज द बाइट ऑफ एनिमल की बाइट से, और दूसरा हाइपोडर्मिक सिरिंजेस से, सिरिंज के थ्रू भी हम लोग इंजेक्शन दे के और किसी को पॉइजन दे सकते हैं, बॉडी में एंटर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एब्जॉर्प्शन मेथड, एब्जॉर्प्शन थ्रू द स्किन बाय कांटेक्ट विद पॉइजनस स्प्रे सच एज पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं वो हमारे स्किन के थ्रू बॉडी में पॉइजन एंटर कर सकते हैं बाय द टचिंग और कॉन्टैक्ट विद द पॉइजन। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पॉइजन। अब हम ये देखेंगे कि हमारे जो पॉइजन है उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे कैसे हमारी बॉडी में वर्क कर रहे हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं देखने में। सबसे पहला है स्वॉलोड पॉइजन, अगर कोई इंसान स्वेलो कर रहा है तो वो क्या रिजल्ट देगा, तो स्वेलो कर रहा है कोई पॉइजन, स्वॉलोड पॉइजन एक्ट डायरेक्टली ऑन फूड पैसेजेस रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग, पेन एंड डायरिया। अगर कोई इंसान स्वेलो कर रहा है पॉइजन या उसको बाय पॉइजन उसकी बॉडी में बाय स्वेलो मेथड एंटर हो रहा है तो वो फूड पैसेज के थ्रू जाएगा, तो क्या करेगा, सबसे पहले वॉमिटिंग, देन पेन और फिर डायरिया लाइक सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे या रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है कोरोसिव पॉइजनिंग, अगर कोई कोरोसिव पॉइजनिंग एंटर हो रही है किसी की बॉडी में तो वो क्या हो रहा है, कोरोसिव पॉइजन में सीवियरली बर्न द लिप्स, माउथ, गुलेट, स्टमक, दीज कॉज इंटेंस पेन। कोरोसिव पॉइजनिंग अगर कोई ले रहा है या उसकी बॉडी में एंटर कर रही है तो वो उसके लिप्स में बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिलेगी, माउथ में बर्निंग सेंसेशंस देखने के लिए मिलेंगे, उसका गलेट और जो स्टमक होगा वहाँ पे भी इंटेंस पेन और बर्निंग सेंसेशंस होंगी।
नेक्स्ट है फ्यूम एंड गैसेस कॉजेज चोकिंग विच में रिजल्ट इन डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग एंड अनकॉन्शियसनेस। अगर किसी ने फ्यूम्स और गैसेस, कोई टॉक्सिक गैस या वेपर्स, कोई टॉक्सिक वेपर्स, फ्यूम्स जो हैं इनहेल किया है, नोज के थ्रू एंटर हुआ है, तो सबसे पहले तो पेशेंट को क्या कॉज करेगा, चोकिंग होगी। चोकिंग के साथ साथ उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलेगी, साथ के साथ वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। नेक्स्ट, सम पॉइजन्स वर्क इन द ब्लड स्ट्रीम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रिवेंट ब्रीदिंग, हार्ट एक्शन एंड अदर वाइटल लाइफ प्रोसेसेस। कुछ पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो हमारे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के साथ मिक्स होते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करके हमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखते हैं, उसमें हमारा हार्ट एक्शन कंट्रोल कर लेते हैं, एज वेल एज कुछ जो वाइटल लाइफ प्रोसेसेस होती हैं लाइक ब्लड प्रेशर, हमारा टेम्परेचर, हमारा पल्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट है सम पॉइजन एक्ट बाय डिस्प्लेसिंग द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड प्रिवेंटिंग इट्स डिस्ट्रीब्यूशन टू द टिश्यूज। कुछ पॉइजन्स जो होते हैं वो हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं और हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकते हैं। तो ये हमारे कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जर्नल साइंस एंड सिम्टम्स। अब आते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो पॉइजन लेने के बाद हम देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, दीज वेरी ऑफन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द पॉइजन एंड द मैथड ऑफ एंट्री इनटू द बॉडी। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कोई इंसान अगर पॉइजन ले रहा है तो वो कैसे कैसे उसके अकॉर्डिंग टू पॉइजन अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, जर्नल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कैजुअलिटी और द अटेंडर सजेस्टिंग कॉन्टैक्ट विद द पॉइजन। हमें सबसे पहले क्या करना है साइंस एंड सिम्टम्स देखने से पहले कि हमें जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि पेशेंट जो पर्सन है उसने कौन सा पॉइजन लिया है या क्या उसके किसके कॉन्टैक्ट में आया था जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। नेक्स्ट है सी फॉर द कंटेनर हैविंग पॉइजन और पॉइजनस प्लांट। हमें वो कंटेनर देखना है कि जिसमें पॉइजन, जो उसने पॉइजन खाया है वो कंटेनर देखना है, या जिस भी प्लांट के कांटेक्ट में आया था वो हमें देखना है। नेक्स्ट है कैजुअलिटी में बी डेलीरियस कन्वर्जन विदाउट प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सच कंडीशंस। मतलब जो कैजुअलिटी होगी, जो पेशेंट होगा, उसमें कुछ डेलेरियस कन्वर्जन्स देखने के लिए मिलेंगी, मतलब कुछ मेंटली कन्फ्यूजन देखने के लिए मिलेगा, मे बी सीजर्स हों, ऐसे सिचुएशंस हमें इसे को बोलते हैं डेलीरियस कन्वर्जन्स, ये देखने के लिए मिलेगी जो कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री में कभी नहीं रही होगी। नेक्स्ट, अब आता है साइंस एंड सिम्टम ऑफ एक्सफेक्सिया। मतलब यहाँ पे सबसे मेन जो आपका साइन एंड सिम्टम होगा उसे ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलेगी, साइन एंड सिम्टम ऑफ एक्सफेक्सिया। नेक्स्ट, अनकॉन्शियसनेस देख सकते हैं आप, नॉजिया वॉमिटिंग देख सकते हैं, कोलैप्स हो जाएगा वो पेशेंट, उसे सीवियर हेडेक होगा, डिजीनेस होगी एंड बर्न ऑन लिप्स, माउथ एंड स्टमक आफ्टर कोरोसिव पॉइजन। कोरोसिव पॉइजनिंग अगर उसने इनहेल कर रखा होगा, इंजेस्ट कर रखा होगा कोरोसिव पॉइजन, तो उसके लिप्स पे और माउथ पे बर्न या बर्निंग सेंसेशन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है इनिशियल एवोल्यूशन एज वेल एज डायग्नोसिस। हम उसे कैसे इनिशियली इवैल्यूएट करेंगे और फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इनिशियल इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्विकली असेस द पोटेंशियल डेंजर। मतलब हम सबसे पहले ये देखेंगे पेशेंट की कंडीशन कैसी है और उसका डेंजर लेवल क्या है। उसके बाद हम असेस द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, हम फिर पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस असेस करेंगे। देन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, मतलब इसने कितनी देर पहले खाया है, कब खाया है और कौन कौन था, ऐसी चीज़ें हम उसे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। मे बी वहाँ पे अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट से ही करेंगे, अगर वो अनकॉन्शियस है तो उसके आसपास जो उसके रिलेटिव्स या जो होंगे उनसे हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, डिटेक्ट साइंस सजेस्टिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ द सब्सटेंस। मतलब फिर हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट है एब्डोमिनल एक्सरे, ये आता है आपका हॉस्पिटल के लिए। जब आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तब आप यहाँ पे एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे, बिकॉज हमें उसकी हार्ट रिदम देखनी है तो ईसीजी करेंगे। फिर कुछ लैब टेस्ट करवाएंगे जिसमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट होगा, सीरम ग्लूकोज टेस्ट होगा, सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट होगा, यूरिन एनालिसिस होगा, ब्लड टेस्ट होगा। फिर उसके बाद ये सारे टेस्ट करवाने के साथ साथ हम कुछ गट डिकॉन्टैमिनेशन
प्रोसीजर होता है वो करेंगे जिससे उसे उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ना हो सके पॉइजन की। जो यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म गट डिकॉन्टामिनेशन टू प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन। हम उसका गट क्लीन करेंगे, मतलब उसका स्टमक क्लीन करवाएंगे जिससे जो पॉइजन है उसके ब्लड स्ट्रीम में उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो। नेक्स्ट, observe asymptomatic and mild symptomatic patients for at least 4 to 6 hours। मतलब कुछ जो पॉइजन खाने के बाद अगर उसकी बॉडी में असर नहीं हुआ है तो वो एसिम्टोमेटिक होगा, मतलब उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। और क्या पता कुछ पेशेंट्स ऐसे हों जिनमें कुछ माइल्ड सिम्टम्स दिख रहे हों। तो जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे या जो माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स होंगे उन्हें हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे फॉर 4 to 6 आवर्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अगर किसी ने कभी घर पे कोई पॉइजन इनहेल कर लिया हो, इंजेस्ट कर लिया हो, और तो हम उस टाइम पे फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फर्स्टली इन्फॉर्म टू द पुलिस एंड कॉल द एम्बुलेंस। हमें सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना है और दूसरी चीज़ एम्बुलेंस को कॉल करना है। सेकेंड पॉइंट, टेक द पेशेंट टू द सेफ प्लेस और अवे फ्रॉम द ऑफेंडिंग एजेंट और एरिया। मतलब हम सबसे पहले पेशेंट को क्या करेंगे, सेफ साइड लेके जाएंगे जो उस ऑफेंडिंग एरिया या जो ये बोल सकते हो कि जो पॉइजन के कांटेक्ट वाला एरिया है उससे दूर लेके जाएंगे और उस एजेंट से दूर लेके जाएंगे और सेफ साइड पे लेके जाएंगे। थर्ड पॉइंट है कलेक्ट और इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ द पेशेंट अवेलेबल या पर्सन अवेलेबल देयर। जो वहाँ पे पेशेंट होगा, जो पॉइजन वाला पेशेंट होगा और जो आसपास के लोग होंगे उनसे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। जैसे हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे थे एज वेल उसी तरह से हम उससे जो पेशेंट या पर्सन होंगे उनसे हम लोग कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन, किसने कौन सा पॉइजन खाया है, कब खाया है, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है प्रिजर्व एनी सस्पेक्टिव मटेरियल लाइक अ बॉटल कंटेनिंग पेल और लिक्विड फॉर इन्फॉर्मेशन टू द ट्रीटिंग डॉक्टर। अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है कि वहाँ पे कोई कंटेनर हो या कोई पिल्स हो, उनको हम लोग प्रिजर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जिससे हम लोग उसे डॉक्टर को दिखा के और उसका ट्रीटमेंट अच्छा करवा सकें। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इफ द पर्सन हैज़ वॉमिटेड प्रिजर्व द वॉमिटेड मटेरियल फॉर सम क्लूज अबाउट द टाइप ऑफ पॉइजन। अगर हम लोगों के पास ऐसा कोई भी कंटेनर या कोई भी पील नहीं मिला है सराउंडिंग एरिया से, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर पर्सन ने वॉमिट किया है तो उस वॉमिट को प्रिजर्व करके रखेंगे फॉर सम क्लूज। मतलब उसके कुछ डॉक्टर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हम वो क्लूज रखेंगे, जो वॉमिट है उसे इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए संभाल के रखेंगे जिससे हम उसे डॉक्टर को दे के और उसकी अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवा सकें। नेक्स्ट है इफ द पर्सन इज कॉन्शियस एंड देयर इज नो बर्न ऑन लिप्स और माउथ देन इंड्यूस वॉमिटिंग बाय गिविंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, white of an egg or milk and by touching the fauces inside the mouth through 2 fingers। अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है, जिसने भी पॉइजन इनहेल किया है या इंजेस्ट किया है, अगर वो पेशेंट कॉन्शियस है तो हम लोग क्या करेंगे, और साथ के साथ उसके लिप्स पे और माउथ पे कोई बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही है तो हम पेशेंट को बहुत सारा पानी पिलाएंगे, या अगर जो वाइट ऑफ एन एग का जो वाइट होता है उसे पिलाएंगे, या दूध दे सकते हैं, मिल्क उसे पिलाएंगे जिससे वो वॉमिट करे या उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ना हो पाए उसकी बॉडी में। और वॉमिट भी कैसे करवाएंगे, 2 फिंगर्स टेक्निक्स, जो उसके फॉसेस को टच करेंगे और फिर वॉमिट करवाएंगे उसे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द लिप्स और माउथ शो साइंस ऑफ बर्निंग कूल देम बाय गिविंग कैजुअलिटी वाटर और मिल्क टू ड्रिंक, डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग। अगर किसी पेशेंट ने कॉरोसिव पॉइजन इंजेस्ट किया है तो पेशेंट को हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर और उसके लिप्स पे और माउथ में बर्निंग सेंसेशंस हो रही हैं तो हम उसे साइड में लेके जाके उसे कूल एरिया में बिठाएंगे जहाँ पे अच्छी हवा हो, और वहाँ पे बिठाने के बाद उसे हम टैप वाटर नॉर्मल पानी पिलाएंगे, या उसे बहुत सारा दूध अगर हो अवेलेबल हो तो दूध दे सकते हैं, वो उसे पिलाएंगे और उसे वॉमिट नहीं करवानी है। नेक्स्ट स्लाइड। और हमें किन किन पेशेंट्स में किन पॉइजनिंग केसेस में वॉमिट नहीं करवानी है वो हम देखेंगे। डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग इफ पर्सन हैज स्वेलोड। सबसे पहले एनी स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कलाई दैट कैन कॉज बर्न ऑफ फेस, लिप्स, माउथ एंड थ्रोट। मतलब अगर किसी पेशेंट ने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड पी रखा हो या एल्कलाई पी रखा हो तो ऐसे, और उसके लिप्स और माउथ पे और थ्रोट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो तो ऐसे पेशेंट्स को हमें वॉमिट नहीं करवानी है। अगर किसी ने अमोनिया
खा रखा है या पी रखा है उसको वॉमिट नहीं करवानी है। टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन जो कॉमन लैंग्वेज में तारपीन तेल कहा जाता है जो पेंट में मिक्स करते हैं, वो टर्पेंटाइन अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया हो तो ऐसे पेशेंट से भी वॉमिट नहीं करवानी है। नेक्स्ट टॉयलेट क्लीनर, अगर किसी ने टॉयलेट क्लीनर इंजेस्ट कर रखा हो तो ऐसे पेशेंट से भी वॉमिट नहीं करवानी है। नेक्स्ट एनी पेट्रोल प्रोडक्ट लाइक पेट्रोल, पेंट थिनर या नेल पेंट रिमूवर, पॉलिश, ऐसी चीज़ें अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया हो तो उसे भी वॉमिट नहीं करवानी है। लास्ट में है ब्लीचेस, अगर किसी ने ब्लीच खा रखी हो, जो ब्लीचिंग पाउडर बहुत कॉमन है, अगर वो किसी ने खा रखा हो तो उसे भी वॉमिट नहीं करवाना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ मिथ है जो लोगों के दिमाग में रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 मिथ अबाउट पॉइजनिंग, जो बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है लोगों के दिमाग में कि अगर किसी ने पॉइजन इंजेस्ट कर रखा है तो उसे वॉमिट तुरंत करवाना है। ये एक मिथ है, हमें पॉइजन के अकॉर्डिंग वॉमिट करवानी है। अगर किसी ने कॉरोसिव पॉइजनिंग ले रखी है तो उसे वॉमिट नहीं करवानी है। तो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है इफ़ यू और योर चाइल्ड इंजेस्ट अ पॉइजन यू शुड ट्राई टू वॉमिट इट आउट, ऐसा ये सिर्फ मिथ है। नेक्स्ट है नाउ हियर आर द फैक्ट्स, अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं मिथ के अकॉर्डिंग। वॉमिट कैन बी मोर डेंजरस देन व्हाट वाज स्वेलोड, वॉमिट किसी किसी केस में वॉमिट बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है अगर हमने, डिपेंड करता है कि उसने खाया क्या है। अगर कॉरोसिव पॉइजनिंग है और आप उसे वॉमिट करवा रहे हो तो मे भी उसका ईसोफेगस बर्न हो सकता है, तो इसलिए वॉमिट भी काफ़ी डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट, इफ़ यू और योर चाइल्ड कुड चोक ऑन द वॉमिटिंग, अगर वॉमिटिंग के टाइम पे उस जो पेशेंट है या कोई छोटा बच्चा है अगर वो चोक की कंडीशन में आ जाता है तो वो भी काफ़ी डेंजरस है। नेक्स्ट, सम प्रोडक्ट्स में बर्न द थ्रॉट, वॉमिट विल एक्सपोज द थ्रॉट ट्वाइस, अगर कुछ पॉइजन्स या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो थ्रॉट को बर्न कर देते हैं, और एक जब इंजेस्ट किया तब भी थ्रॉट बर्न हुआ और जब उसने वॉमिट किया तो उसके एक्सपोजर में आने से जो थ्रॉट है वो 2 टाइम्स बर्न हो जाते हैं। तो इसलिए हमें कुछ कंडीशंस में वॉमिट नहीं करवानी है विदाउट नोइंग कि उसने किस तरह का पॉइजन इंजेस्ट कर रखा है। वॉमिट इज नॉट इफेक्टेड एट गेटिंग टू रिड ऑफ द पॉइजन, वॉमिट किसी भी तरीके का कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आप वॉमिट करवा दोगे तो उसे पॉइजनिंग नहीं होगी या उसके पूरी बॉडी में पॉइजन नहीं फैलेगा, इसलिए वॉमिटिंग इज नॉट अ सिंगल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है इफ़ यू और अ चाइल्ड स्वेलो अ पोटेंशियल पॉइजनिंग व्हाट आर नेक्स्ट स्टेप, अगर किसी छोटे बच्चे ने या किसी एडल्ट ने पॉइजन ले रखा है तो 2 स्टेप्स होते हैं, उसे हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले रिमेन काम, उसे बिल्कुल शांत कर दो, आराम से उसे रिकवरी पोजीशन में बिठा दो या लिटा दो। नेक्स्ट, कॉल योर लोकल पॉइजन कंट्रोल सेंटर, अब यहाँ पे पॉइजन कंट्रोल सेंटर नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है फर्स्ट एड मैनेजमेंट, जो अब हॉस्पिटल मूव करवा देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले कैजुअलिटी, इफ़ द कैजुअलिटी इज अनकॉन्शियस बट ब्रीदिंग नॉर्मली प्लेस इन द रिकवरी पोजीशन, अगर जो कैजुअलिटी है, जो पेशेंट है वो ब्रीद कर रहा है, उसे सांसें आ रही हैं तो हम उसे रिकवरी पोजीशन में लिटा देंगे या बिठा देंगे। नेक्स्ट, इफ ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट स्टॉप बिगिन रेसिसिटेशन इमीडिएटली, अगर किसी पेशेंट या किसी ने पॉइजन इंजेस्ट किया है या स्वेलो किया है, कुछ भी उसके पॉइजन के कांटेक्ट में आया है और उसको ब्रीदिंग साथ के साथ उसकी हार्ट बीट दोनों स्टॉप हो गई है तो हमें तुरंत CPR स्टार्ट कर देना है एंड शिफ्ट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं कैसे कैसे हमें ट्रीट करना है पेशेंट को। सबसे पहले इफ़ द विक्टिम हैज स्वेलोड पॉइजन, अगर किसी विक्टिम ने, किसी पेशेंट ने पॉइजन स्वेलो कर रखा है, खा रखा है, तो रिमूव एनीथिंग दैट इज स्टिल इन द विक्टिम्स माउथ, सबसे पहले तो उसका विक्टिम का माउथ क्लीन करना है, जो भी उसके माउथ में हो उसे क्लीन करना है। नेक्स्ट, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, पॉइजन कंट्रोल सेंटर मीन्स आप एम्बुलेंस को और हॉस्पिटल कॉल करके अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेक द MSDS ऑफ द स्वेलोड पॉइजन फॉर ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करेंगे, जो भी पेशेंट ने किसी भी तरीके का पॉइजन खाया है तो जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं उनमें एक MSDS होता है, मतलब मेडिकल सेफ्टी डेटा शीट, मतलब किसी भी तरीके के कोई पॉइजन है तो उसमें एक स्लिप होती है जिसमें प्रॉपर प्रोसीजर्स लिखे रहते हैं, प्रॉपर साइड इफेक्ट्स, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स लिखे रहते हैं और साथ के साथ इंस्ट्रक्शंस दे रखे होते हैं कि अगर किसी ने ये जो पॉइजन कंटेनिंग सब्सटेंस है वो अगर किसी ने खा लिया है तो हमें कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे उसको बचाना है। तो MSDS को फॉलो करते हुए हम उसको ट्रीटमेंट के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे।
नेक्स्ट है डू नॉट इंड्यूस वॉमिटिंग टू और गिव द विक्टिम अ ड्रिंक अनलेस इंस्ट्रक्टेड टू डू सो। और हमें तब तक उसे वॉमिट नहीं करवानी है और तब तक उसे कुछ पीने के लिए नहीं देना है जब तक कहा ना जाए, जब तक हमें कमांड ना मिले। नेक्स्ट आता है इफ द पॉइजन इन द विक्टिम्स आई, अगर कोई पॉइजन विक्टिम के आई में चला जाए फिर क्या करना है, रिंस द आई विद लो प्रेशर रनिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स। हल्के प्रेशर से जो रनिंग टैप वाटर आता है, जो रनिंग टैप वाटर से 15 से 20 मिनट तक हल्के प्रेशर के साथ हमें आंखें धोनी है। नेक्स्ट चेक द MSDS ऑफ द सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन। सेम हम जो भी उसकी आंखों में केमिकल गया है उसकी हम सेम MSDS पढ़ेंगे, मेडिकल सेफ्टी डेटा शीट पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे जो उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी होंगी। नेक्स्ट आता है इफ पॉइजन इज ऑन द विक्टिम्स स्किन, अगर विक्टिम के स्किन के कॉन्टैक्ट में आती है और वहां से फिर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, रिमूव कॉन्टैमिनेटेड क्लोथ, जो उसने कपड़े पहन रखे होंगे उसे रिमूव करेंगे। दूसरा रिंस द स्किन विद रनिंग वाटर फॉर 15 to 20 मिनट्स, और फिर हम लोग उसकी जो स्किन जहाँ पे भी उसे कॉन्टैमिनेट हुआ होगा उसको हम 15 से 20 मिनट तक वॉश करेंगे रनिंग वाटर में। एंड लास्ट चेक द MSDS ऑफ द सब्सटेंस फॉर ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन। सेम हम उसकी जो भी जिस भी पॉइजन के कॉन्टैक्ट में उसकी बॉडी आई होगी सेम उसकी MSDS हम पढ़ के और फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है इफ द विक्टिम हैज इनहेल्ड पॉइजन, अगर विक्टिम ने इनहेल कर रखा है पॉइजन फिर क्या करेंगे, गेट द विक्टिम टू द फ्रेश एयर इमीडिएटली। हम लोग सबसे पहले विक्टिम को फ्रेश एयर में लेके जाएंगे तुरंत। उसके बाद प्रिवेंट द विक्टिम फ्रॉम ब्रीदिंग इन एनी फ्यूम वेपर और पार्टिकल, और हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे कि जो भी उसने सूंघा है वो दोबारा वो उसको ना सूंघ सके। नेक्स्ट यूज अ रेस्पिरेटर इफ नेसेसरी, और फिर हम लोग रेस्पिरेटर का यूज़ करेंगे लाइक ऑक्सीजन मास्क वगैरह का यूज़ करके अगर ज़रूरत हो तो हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट चेक द MSDS ऑफ द इनहेल्ड सब्सटेंस फॉर द ट्रीटमेंट इंस्ट्रक्शन। सॉरी यहाँ पे स्वेलोड लिखा है बट यहाँ पे इनहेल्ड होना चाहिए। तो हम दोबारा से MSDS जो उसने इनहेल किया है सब्सटेंस उसका दोबारा से हम MSDS देख लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और सारे केसेस में इन ऑल केसेस कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, और ये जितने भी केसेस हो रहे हैं सब में हम लोगों को हॉस्पिटल या एम्बुलेंस को कॉल करके और पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड करवाना चाहिए। बाय द वे यहाँ पे पॉइजन कंट्रोल सेंटर है नहीं तो हम लोग हॉस्पिटल ही कॉल करेंगे। नेक्स्ट आता है इसे ये जो प्रोसीजर आप देख रहे हैं इसको स्टमक पंपिंग और गैस्ट्रिक लवाज बोलते हैं, जो हम लोग हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नोज के थ्रू हम लोग स्टमक तक पहुंचाते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जो भी पॉइजन है उसको रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग प्लेंटी ऑफ सलाइन वाटर, और हम स्टमक को क्लीन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, सम पीपल हु हैव स्वेलोड अ पॉइजनस सब्सटेंस और ओवरडोज ऑन मेडिकेशन विल बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट। पॉसिबल ट्रीटमेंट्स आर, कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो स्वेलो करने के बाद या पॉइजनस सब्सटेंस इनहेल या इंजेस्ट करने के बाद या मेडिकेशंस का ओवरडोज लेने के बाद हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और उन्हें एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, तो हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, कुछ ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है गैस्ट्रिक लवाज का। गैस्ट्रिक लवाज जो अभी बताया आप लोगों ने देखा होगा, नोज से नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन के थ्रू हम लोग उसे रिमूव करते हैं। Gastric lavage, it is used to remove of ingested poison by nasogastric intubation. However, lavage procedure may delay administer of activated charcoal. कई बार क्या होता है पेशेंट जो है पॉइजन खाने के काफ़ी देर बाद आता है, अगर उसने थोड़ी देर पहले खाया है तो हम लोग गैस्ट्रिक लवाज वाला ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मल सलाइन वाटर अच्छे से उसे पिला के या उसके एस्पिरेशन के थ्रू हम लोग उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसीजर में लेट हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं जिसे बोलते हैं एक्टिवेटिक चारकोल प्रोसीजर। इसमें एक्टिवेटिक चारकोल प्रोसीजर में क्या होता है, द चारकोल बाइंड्स टू द पॉइजन एंड स्टॉप्स इट बीइंग फर्दर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। एक्टिवेटेड चारकोल जब देते हैं तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में जो भी पॉइजन है उससे बाइंड करता है, उससे अपने उसमें बाइंड करके और फर्दर जितना भी पॉइजन है उसे बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है।
और एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो आप घर पे भी कई बार बना, जैसे कभी घर पे आपको ट्रीटमेंट करना हो, किसी ने पॉइजन कर लिया हो, तो एक्टिवेटेड चारकोल आप लोग घर पे बना सकते हो। जैसे रोटी है, रोटी को अच्छे से बहुत ज़्यादा जला के और उसे एकदम ब्लैक ब्लैक करके क्रश करके राख के फॉर्म में कर दो, वो एक्टिवेटेड चारकोल का ही काम करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आते हैं, किसी ने अगर मेडिकल ओवरडोज ले रखा है, मेडिसिन ओवरडोज ले रखा है, तो हम लोग एंटीडोट्स ट्रीटमेंट की हेल्प लेते हैं। दीज आर सब्सटेंस दैट आइदर प्रिवेंट द पॉइजन फ्रॉम वर्किंग और रिवर्स इफेक्ट। एंटीडोट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वर्किंग जो पॉइजन का वर्क है, जो मेडिसिन का ओवरडोज है, उनको काम करने से रोकता है और साथ के साथ उनका रिवर्स इफेक्ट खत्म कर देता है। नेक्स्ट आता है सेडेटिव। सेडेटिव ड्रग्स हम कब देते हैं, इट मे बी गिवन इफ द पर्सन इज एजिटेटेड। मतलब सेडेटिव ड्रग्स हम तब देते हैं जब कोई पेशेंट पॉइजन खाने के बाद बहुत ज़्यादा उसे बेचैनी हो रही हो, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, तो हम उसे सेडेशन के लिए, हम उसे सुलाने के लिए ये सेडेटिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग मशीन। इट मे बी यूज्ड इफ़ द पर्सन स्टॉप्स ब्रीदिंग। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी में पॉइजन फैल गया है और उसे एस्फेक्सिया या ब्रीदिंग डिफिकल्टी या उसकी ब्रीदिंग जो है स्टॉप हो गई है, तो हम लोग उसे वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। इट मे बी यूज्ड इफ़ द पर्सन हैज सीजर्स। अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पर्सन को सीजर्स आ रहे हों, तो हम लोग एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टू ट्रीट फूड पॉइजनिंग। अब ये तो नॉर्मल पॉइजनिंग्स थी, उसमें हम लोग ऐसे ऐसे मेडिसिन यूज़ कर रहे थे। अब आती है फूड पॉइजनिंग, जो हम लोग कॉन्टामिनेटेड फूड खाने की वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, करेक्ट एंड कंट्रोल हाइपोग्लाइसीमिया। सबसे पहले पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया को करेक्ट करना है और उसे कंट्रोल करना है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। नेक्स्ट, फॉर नोजिया गिव अ सिप ऑफ टी और अ टैप वाटर। अगर पेशेंट को नोजिया फील हो रही है तो उसे थोड़ी थोड़ी टी देते रहना है, चाय देते रहना है, और या फिर आप टैप वाटर भी दे सकते हो। नेक्स्ट है गिव एन एंटीएमेटिक ड्रग पैरेंटली। हम उसे एंटीएमेटिक ड्रग पैरेंटली देंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुएट टू द लो रेसिड्यू और ब्लैंड डाइट। हम उसे लो फाइब्रस डाइट और लो रेसिड्यू डाइट देंगे, जिससे अगर हम उसे हैवी डाइट देंगे तो मे बी वॉमिटिंग हो जाए, इसलिए हमें उसे लाइट डाइट देनी है, लाइक दलिया और खिचड़ी टाइप। ओके, नाउ हियर थैंक यू। आई होप आप सबको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर rgcsk.edu चैनल। थैंक यू।